आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में पाठ है नागमती वियोग वर्णन और इसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आज हम लोग इसके 10वें पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले हम लोग उसका सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। पूस, देखिए पूस हिंदी महीने का नाम है, लेकिन हम लोग व्याख्या करते समय थोड़ा सा अपनी सुविधा के अनुसार बदल करके बोलेंगे पूस का महीना लग गया है, या बोलेंगे पूस का महीना आ गया है। दोनों में से कोई एक बोल करके व्याख्या कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जाड़, देखिए जाड़ मतलब जाड़े के कारण, जाड़ माने जाड़े के कारण। थर थर, दोनों शब्द सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तन, देखिए तन माने शरीर, तन माने शरीर। कांपा, देखिए कांपा का मतलब कांप रहा है, कांपा माने कांप रहा है। सूरज, देखिए सूरज माने सूर्य, सूरज माने सूर्य। जाय, जाय मतलब जा रहा है, जाय माने जा रहा है। देखिए इसके साथ इस चापा को लेंगे तो चापा का मतलब खींचा, चापा माने खींचा। तो जब दोनों को एक साथ लेंगे जाय चापा तो हो जाएगा खींचा चला जा रहा है, खींचा चला जा रहा है। लंका, देखिए लंका देश का नाम है तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिशि, देखिए दिशि माने वैसे तो दिशा होता है, लेकिन जब इन दोनों को हम लोग एक साथ बोलेंगे लंका दिशि तो थोड़ा सा बदल करके हो जाएगा लंका की ओर, लंका की ओर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिरह, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बोलना है। बाढ़, बाढ़ माने बढ़ गया है, बाढ़ माने बढ़ गया है। दारुण, देखिए दारुण का मतलब होता है अत्यधिक कष्ट देने वाला, अत्यधिक कष्ट देने वाला, यानी जिसको आप कहते हैं असहनीय, असहनीय। ठीक है। भा, भा मतलब हो गया है, भा माने हो गया है। सीऊ, देखिए सीऊ का मतलब है शीत या ठंडी, शीत या ठंडी दोनों होता है, कोई एक बोल करके आप व्याख्या कर सकते हैं। कांपी, कांपी, देखिए कांपी, कांपी माने कांप कांप कर, कांप कांप कर। मरव, मरव माने मर रही हूँ, रानी नागमती कहती हैं कि कांप कांप कर मर रही हूँ। ले, ले माने ले गया, ले माने ले गया। हरि, हरि माने हरण करके, हरि माने हरण करके। जीव मतलब जीव या प्राण को, जीव या प्राण को। ठीक है। कंत, देखिए कंत माने पति या प्रियतम दोनों होता है, कोई भी एक बोल करके आप व्याख्या कर सकते हैं। कहाँ, मतलब कहाँ का यहाँ पर मतलब है कि कहाँ है, कहाँ माने कहाँ है। लागों, लागों माने लगा लूँ, लागों माने लगा लूँ। ओहि, ओहि माने उसको यानी अपने प्रियतम को, राजा रत्नसेन के लिए कह रही हैं कि ओहि मतलब अपने प्रियतम को। हियरे, हियरे माने हृदय से, हियरे माने हृदय से। पंथ, देखिए पंथ माने रास्ता, पंथ माने रास्ता। देखिए अपार, वैसे तो अपार का मतलब होता है जिससे पार न पाया जा सके, लेकिन यहाँ पर हम अपार को बहुत दूर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपार माने हम लोग कह देंगे बहुत दूर। ठीक है। सूझ नहीं, देखिए सूझ नहीं माने सूझता नहीं है या दिखाई नहीं देता है, सूझता नहीं है या दिखाई
नहीं देता है। नियरे, नियरे माने पास या नज़दीक, पास या नज़दीक दोनों होता है। जैसा आपके वाक्य में बैठ जाए, बैठा करके व्याख्या कर लीजिए। सौर सपेती, देखिए सौर सपेती माने कंबल और रजाई, कंबल और रजाई। तो स की पुनरावृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। ऊपर भी कंत और कहाँ में क की पुनरावृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार। आपको कई जगह अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा, ठीक है। आवय, आवय मतलब आ रहा है, आवय माने आ रहा है। जूड़ी, देखिए जूड़ी एक बुखार का नाम है। पहले जब लोगों को शीत के साथ कांपते हुए जब बुखार आता था तो लोग उसको जूड़ी बुखार कहते थे। तो आप इसको कांपना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जूड़ी मतलब कांपना। जानहु, देखिए जानहु को बदल करके आप मानो कह सकते हैं। ये उत्प्रेक्षा अलंकार है जानहु, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार दिख रहा है, तो आप इसको मानो भी बदल के कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मानो का उपयोग कैसे होगा आप व्याख्या में समझ जाएंगे। सेज, सेज माने बिस्तर, जिस पर सोते हैं बिस्तर, तो सेज माने बिस्तर। हिवंचल, हिवंचल मतलब बर्फ़ में, हिवंचल को कहेंगे बर्फ़ में। बूढ़ी, बूढ़ी मतलब डुबा दिया है ना, बूढ़ी बूढ़ना तो डुबा दिया है। चकई, देखिए चकई एक पक्षी का नाम है, इसको हम लोग पपीहा के नाम से जानते हैं, तो आप चकई कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रकार का पक्षी। निसी, निसी माने रात, निसी माने रात। बिछुरय, देखिए बिछुरय मतलब बिछड़ने पर, बिछुरय माने बिछड़ने पर। दिन सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। मिला, देखिए मिला मतलब मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। हाँ, हाँ माने मैं, रानी नागमती कह रही हैं मैं। दिन राती मतलब दिन रात, या आप इसको पलट के बोल सकते हैं रात दिन, कोई दिक्कत नहीं है। बिरह, बिरह सरल है, व्याख्या में थोड़ा बहुत जो उसको बदलना होगा हम लोग बदल लेंगे, ठीक है। कोकिला माने कोयल, कोकिला माने कोयल पक्षी है, एक प्रकार का पक्षी, ठीक है। रैनी, रैनी माने रात, रैनी माने रात। अकेली, अकेली मतलब अकेली, अकेली माने अकेली। साथ सरल है, नहीं मतलब नहीं, नहीं माने नहीं। सखी सरल है। कैसे जिए, दोनों शब्द सरल है। बिछोही पखी, देखिए बिछोही पखी, पखी को हम लोग कह सकते हैं वियोगिनी पक्षी। देखिए बिछोही माने वियोगिनी और पखी माने पक्षी, चिड़िया पक्षी, ठीक है। तो बिछोही पखी मतलब वियोगिनी पक्षी। बिरह सचान, देखिए बिरह तो सरल है और सचान माने होता है बाज, सचान माने बाज। तो जब दोनों को एक साथ बोलेंगे बिरह सचान तो हो जाएगा बिरह रूपी बाज पक्षी, बिरह रूपी बाज पक्षी। भयउ मतलब हो गया है, भयउ माने हो गया है। तन सरल है, तन माने शरीर, पहले भी आ चुका है, तन माने शरीर। और जाड़ा सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। जियत मतलब जीते ही, जियत मतलब जीते ही। खाय माने खा रहा है, खाय माने खा रहा है। आओ माने और, आओ माने और। मुए मतलब मरने पर भी, मुए माने मरने पर भी। न छाड़ा, न छाड़ा मतलब नहीं छोड़ेगा, न छाड़ा मतलब नहीं छोड़ेगा। रकत, देखिए रकत माने रक्त, खून, रक्त खून। ढुरा, देखिए ढुरा का यहाँ पर मतलब है सूख गया है, ढुरा माने सूख गया है। मासू, मासू माने मांस, मासू माने मांस, जिसको आप मांस कहते हैं, मांस कहते हैं, ठीक है। गरा, गरा माने गल गया है, गरा माने गल गया है। हाड़ माने हड्डी, हाड़ माने हड्डी। भयउ माने हो गया है, इसके पहले भी आ चुका है, भयउ माने हो गया है। सब सरल है। शंख, आप शंख जानते हैं, वो जो कथा वगैरह में बजाते नहीं हैं शंख, वही शंख, ठीक है। तो शंख सही है। धनी माने प्रियतमा, ये रानी नागमती के लिए आया है, तो धनी माने प्रियतमा। सारस, देखिए सारस का मतलब यहाँ पर है सारसी, चूँकि नागमती के लिए प्रयोग हो रहा है तो इसका स्त्रीलिंग होगा सारसी, ठीक है। होय, होय मतलब हो गई है या हो गई हूँ, जैसा वाक्य मांगेगा। ररी, ररी मुई दोनों को साथ ले लेते हैं, तो ररी मुई का मतलब रटते रटते मर रही हूँ।
ररी माने रटते रटते और मुई माने मर रही हूँ। तो ररी मुई माने रटते रटते मर रही हूँ। क्या रटते रटते? तो अपनी प्रियतम का नाम, ठीक है। पीयू, पीयू माने पति या प्रियतम, पीयू माने पति या प्रियतम। समेटहि, देखिए समेटहि मतलब समेट लेना, बटोर लेना, समेट लेना। पंख सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले, करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नागमती वियोग वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ पद्मावत में संग्रहित है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रसंग भी लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि जायसी जी ने पूष माह के आगमन पर रानी नागमती की विरह दशा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसकी व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि जायसी जी कहते हैं, पूष जाड़ थर थर तन काँपा, सूरज जाय लंका दिस चाँपा। तो चलिए इस एक लाइन की व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा भाव के अनुसार अपनी तरफ से जोड़ करके लिखेंगे। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में रानी नागमती विरह की अग्नि में जलती हुई अपने प्रियतम से कहती हैं कि हे प्रियतम। अब लाइन पर आ जाइए। हे प्रियतम, पूष का महीना आ गया है। पूष तो हम लोग थोड़ा सा बदल कर बोलेंगे, पूष का महीना आ गया है। जाड़े के कारण, जाड़े के कारण सभी स्त्री पुरुष का शरीर, तन माने शरीर, तो हम लोग थोड़ा सा बदल के बोलेंगे, सभी स्त्री पुरुष का शरीर थर थर काँप रहा है, काँपा काँप रहा है। सूर्य भी, सूर्य भी लंका की ओर, लंका दिस लंका की ओर खींचा, चाँपा खींचा, लंका की ओर खींचा चला जा रहा है। अर्थात सूर्य भी ठंडी से पीड़ित होकर उत्तरायण से दक्षिणायन हो गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस एक लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए इस एक लाइन की व्याख्या को एक बार फिर से सीखते हैं, लेकिन इस लाइन की व्याख्या भाव जरा सा मेरे शब्दों में सुन लीजिए, तो इसको सीखना और भी आसान हो जाएगा। देखिए इस लाइन में रानी नागमती कहती हैं कि पूष का महीना आ गया है और जो ठंडी है वो और अधिक बढ़ गई है। ठंडी बढ़ने के कारण जितने भी स्त्री पुरुष हैं, जितने भी नर नारी हैं, सभी के शरीर थर थर काँप रहे हैं। आगे वो कहती हैं कि मनुष्यों की तो बात छोड़ो, स्त्री पुरुष की तो बात छोड़ो, जो सूर्य हैं वो भी ठंडी से बचने के लिए लंका की ओर खींचे चले जा रहे हैं, यानी कि वो उत्तरायण से दक्षिणायन हो गए हैं। देखिए उत्तरायण से दक्षिणायन का मतलब ये है कि जो सूर्य होता है वो 6 महीने उत्तर दिशा की ओर झुका रहता है और 6 महीने वो दक्षिण की तरफ जाता है, झुका रहता है। इसी को उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। तो यहाँ पर कवि कल्पना कर रहे हैं कि ठंडी से बचने के लिए ही सूर्य जो है वो दक्षिणायन चला गया है और लंका दिशा की ओर जा कर के वहाँ पर चमक रहा है। भाव यही है, लेकिन लाइन कितना कहती है, चलिए फिर से एक बार देखते हैं।
तो देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके भाव के अनुसार पहले थोड़ा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में रानी नागमती विरह की अग्नि में जलती हुई अपने प्रियतम से कहती हैं कि हे प्रियतम। अब लाइन पर आ जाइए। हे प्रियतम, पूस का महीना आ गया है। जाड़े के कारण सभी स्त्री पुरुष के शरीर थर थर काँप रहे हैं। सूर्य भी ठंडी से बचने के लिए लंका की ओर खींचा चला जा रहा है, अर्थात उत्तरायण से दक्षिणायन हो गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, बिरह बाढ़ दारुण भासियु, कपि कपि मरौ ले हर जीव। बहुत ही सरल लाइन है। अब रानी नागमती कहती हैं कि मेरा विरह अत्यधिक बढ़ गया है, बाढ़ बढ़ गया है, मेरा विरह अत्यधिक बढ़ गया है और ये शीत, शिव माने शीत, और ये शीत मुझे अत्यधिक दारुण अत्यधिक कष्ट दे रहा है या हो गया है। या ऐसे भी आप बोल सकते हैं, फिर से देखिए, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरा विरह अत्यधिक बढ़ गया है, ये शीत मुझे अत्यधिक कष्ट देने वाला हो गया है, हो गया है। मैं अपने प्रियतम के विरह में, इतना भाव के अनुसार जोड़िए, मैं अपने प्रियतम के विरह में काँप काँप कर मर रही हूँ। मैं अपने प्रियतम के विरह में काँप कर मर रही हूँ। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह विरह मेरे प्राणों का हरण कर ले जाएगा। हरि माने हरण और ले माने ले जाएगा। ऐसा लगता है जैसे यह विरह मेरे प्राणों का हरण कर ले जाएगा। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस एक लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए इस लाइन की व्याख्या को एक बार फिर से देखते हैं। तो देखिए, रानी नागमती कहती हैं कि मेरा, देखिए मेरा से ही आपको लिखना है। वो बार बार मैं रानी नागमती कहती हैं, ये अपना वाक्य बनाने के लिए बोलता हूँ, लेकिन जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सुनिए। रानी नागमती कहती हैं, मेरा विरह अत्यधिक बढ़ गया है और ये शीत मुझे अत्यधिक कष्ट देने वाला हो गया है। मैं अपने प्रियतम के विरह में काँप कर मर रही हूँ। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह विरह मेरे प्राणों का हरण कर ले जाएगा। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, कंत कहाँ लागों वही हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। अब आगे रानी नागमती कहती हैं कि मेरा प्रियतम, कंत प्रियतम, मेरा प्रियतम न जाने कहाँ है, न जाने कहाँ है, मेरा प्रियतम न जाने कहाँ है। यदि वह मुझे मिल जाए, इतना जोड़ लीजिए, यदि वह मुझे मिल जाए तो मैं उसे, वही मतलब उसे, तो मैं उसे अपने हृदय से, हियरे अपने हृदय से लगा लूँ। इतना फिर से देख लीजिए। रानी नागमती कहती हैं, मेरा प्रियतम न जाने कहाँ है, यदि वह मुझे मिल जाए तो मैं उसे अपने हृदय से लगा लूँ। किंतु मेरे प्रियतम से मिलन का रास्ता बहुत ही दूर है, अपार बहुत दूर है, और मुझे पास का ही, नियरे पास का ही सूझ नहीं रहा है, या आप कह सकते हैं मुझे पास का ही दिखाई नहीं दे रहा है। दो में से कोई एक बोल सकते हैं। ठीक है, और इस एक लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए इस एक लाइन की व्याख्या को फिर से सीखते हैं। तो देखिए, रानी नागमती कहती हैं कि मेरा प्रियतम न जाने कहाँ है, यदि वह मुझे मिल जाए तो मैं उसे अपने हृदय से लगा लूँ, किंतु मेरे प्रियतम से मिलन का रास्ता बहुत ही दूर है और मुझे पास का ही दिखाई नहीं देता, या मुझे पास का ही नहीं सूझ रहा है। ठीक है, और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, सौर सपेती आवै जूड़ी,
जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी। अब आगे रानी नागमती कहती हैं कि कंबल और रजाई, सौर कंबल सपेती रजाई, कंबल और रजाई ओढ़ने पर भी मेरा जाड़ा। जूड़ी मतलब जूड़ी बुखार होता है, लेकिन हम लोग जाड़ा कह लेंगे, ठीक है। तो कंबल और रजाई ओढ़ने पर भी मेरा जाड़ा समाप्त नहीं हो रहा है। आवे का मतलब आ रहा है, यानी समाप्त नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरी सेज, या मानो, यहाँ जानो हूँ, जानो मतलब मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर से देख लीजिए, बहुत सरल है। रानी नागमती कहती हैं कि कंबल और रजाई ओढ़ने पर भी मेरा जाड़ा समाप्त नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो, ऐसा प्रतीत होता है, इतना जोड़ लीजिए, ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरी सेज बर्फ़ में, हिवंचल बर्फ़ में, मेरी सेज बर्फ़ में डूबी हुई है, बूढ़ी डूबी हुई है। अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। और इसकी व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए इस एक लाइन की व्याख्या को फिर से देखते हैं। तो रानी नागमती कहती हैं, कंबल और रजाई ओढ़ने पर भी मेरा जाड़ा समाप्त नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरी सेज बर्फ़ में डूबी हुई है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इसकी व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब कवि कहते हैं, चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हाँ दिन रात बिरह को किला। बहुत ही मर्मस्पर्शी लाइन है। अब देखिए, यहाँ पर रानी कहती हैं कि जो चकई पक्षी होती है वह भी रात में अपने प्रियतम से बिछुड़ने के बाद दिन होने पर उससे मिल जाती है, किंतु मैं दिन रात कोयल की तरह अपने प्रियतम के विरह में तड़पती रहती हूँ। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए इस लाइन की व्याख्या को एक बार फिर से देखते हैं। तो देखिए, रानी नागमती कहती हैं कि चकई पक्षी रात में अपने प्रियतम से बिछड़ती है तो दिन होने पर वह उससे मिल जाती है, किंतु मैं दिन रात अपने प्रियतम के विरह में कोयल की तरह तड़पती रहती हूँ। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे कवि कहते हैं, रैन अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए बिछोही पखी। देखिए, अब रानी नागमती कहती हैं कि मैं रात में अकेली ही रहती हूँ। मैं, रैन माने रात, अकेली मतलब अकेली, मैं रात में अकेली ही रहती हूँ, मेरे साथ मेरी सखी भी नहीं रहती है। ठीक है, फिर से देखिए, रानी नागमती कहती हैं कि मैं रात में अकेली ही रहती हूँ, मेरे साथ मेरी सखी भी नहीं रहती है। ऐसे में, इतना जोड़ लीजिए, ऐसे में वियोगिनी पक्षी, देखिए बिछोही मतलब वियोगिनी, यानी जिसका पति उससे दूर हो गया हो, तो कहते हैं कि ऐसे में वियोगिनी पक्षी किस प्रकार से जिएगा, किस प्रकार से जिएगा, ऐसे में वियोगिनी पक्षी किस प्रकार से जिएगा। चलिए इस एक लाइन की व्याख्या को फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, रानी नागमती कहती हैं कि मैं रात में अकेली ही रहती हूँ, मेरे साथ मेरी सखी भी नहीं रहती है। ऐसे में यह वियोगिनी पक्षी किस प्रकार से जिएगी, स्त्रीलिंग है तो जिएगी। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस एक लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए अगली लाइन पर चलते हैं। अब कवि कहते हैं, बिरह सचान भयउ तन जाड़ा, जियत खाई औ मुएन छाड़ा। अब रानी नागमती कहती हैं कि यह जाड़ा यहीं से शुरू करिए। यह जाड़ा विरह रूपी बाज बनकर, सचान माने बाज होता है, तो यह जाड़ा विरह रूपी सचान होकर, भयउ होकर, सचान होकर मेरे शरीर को खा रहा है, तन शरीर को खा रहा है, अपने से जोड़ दीजिए। फिर से देखिए, रानी कहती हैं कि यह जाड़ा विरह रूपी सचान होकर मेरे शरीर को खा रहा है, और यह मेरे शरीर को जीते हुए भी खा रहा है, और मरने पर भी नहीं छोड़ेगा।
पूर्ण विराम लगा देंगे और इस एक लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए इस एक लाइन की व्याख्या को फिर से देखते हैं। देखिए मेरे शब्द बदल सकते हैं लेकिन भाव वही रहेगा, ठीक है। तो फिर ध्यान से सुनिए। तो रानी नागमती कहती हैं कि ये जो जाड़ा है, ये जो जाड़ा आ गया है, यह विरह रूपी बाज बन करके हो करके विरह रूपी बाज हो करके मेरे शरीर को खा रहा है, ठीक है। और यह मेरे शरीर को जीते हुए भी खा रहा है और मरने पर भी इसको नहीं छोड़ेगा। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इन दोनों लाइन को दोहों को एक साथ लेते हैं। तो कवि कहते हैं, रकत ढुरा मासु गरा हाड़ भयउ सब शंख धन सारस होई रई मुई पीयू समेटहि पंख। अब यहाँ पर रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम आपके विरह में, इतना चाहे तो जोड़ लीजिए, हे प्रियतम आपके विरह में मेरा रक्त, रकत माने रक्त, मेरा रक्त सूख गया है, ढुरा सूख गया है। आपके विरह में मेरा रक्त सूख गया है और मेरा मांस, मांसू मतलब मांस, और मेरा मांस गल गया है, और मेरा मांस गल गया है। मेरी सभी, यहाँ से शुरू करिए, मेरी सभी हड्डियाँ, हाड़ माने हड्डियाँ, मेरी सभी हड्डियाँ शंख के समान, शंख के समान हो गई हैं, भयं हो गई हैं, मेरी सभी हड्डियाँ शंख के समान हो गई हैं। हे प्रियतम आपकी यह प्रियतमा, हे प्रियतम जोड़ लीजिए, हे प्रियतम आपकी यह प्रियतमा, धन माने प्रियतमा, आपकी यह प्रियतमा सारसी की तरह, हो मतलब की तरह, सारसी की तरह। थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, सारस एक पक्षी होता है और जो उसकी स्त्री होती है उसको सारसी कहते हैं। और इनकी विशेषता ये होती है कि जोड़े में से कोई एक मर गया तो दूसरा अपने आप उसके वियोग में मर जाता है। तो यहाँ पर रानी यही कह रही हैं कि हे प्रियतम आपकी जो यह प्रियतमा है यह सारसी हो गई है, सारसी की तरह हो गई है, और आपका नाम रटते रटते मतलब आपका नाम रटते रटते मर गई, मुई मतलब मर गई, और यह आपका नाम रटते रटते मर गई। हे प्रियतम, हे पीयू, हे प्रियतम अब आकर इसके पंख को समेट लो, समेट लो, अर्थात आखिरी बार आकर इसके मुख का दर्शन कर लो। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए दोनों लाइन की व्याख्या को एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि कहीं नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही सरल है। देखिए रानी कहती हैं कि हे प्रियतम आपके विरह में, इतना जोड़ लीजिए, हे प्रियतम आपके विरह में मेरा रक्त सूख गया है, मेरा मांस गल गया है और मेरी सभी हड्डियां शंख के समान हो गई हैं। हे प्रियतम आपकी यह प्रियतमा सारसी की तरह आपका नाम रटते रटते मर गई। हे प्रियतम अब तो आकर इसके पंख को समेट लो, अर्थात इसके मुख का आखिरी दर्शन कर लो। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस एक लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। देखिए यदि हम लोग इसमें रस की बात करें तो वियोग श्रृंगार है, छंद इसमें चौपाई और दोहा है। 2 लाइन जो नीले से थी वो दोहा है, बाकी चौपाई है। अलंकार इसमें उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास और अतिशयोक्ति हैं। भाषा इस पद्यांश की अवधि है और शैली इसकी मसनवी समन्वित गेय प्रबंधात्मक है। गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य दोनों है और शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है।